प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास 12 का लेक्चर 5 लेके आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, क्योंकि लेक्चर 4 में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है प्रतिरोधों का समूहन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, है ना, और उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी करवा दिया गया। अब आप लोगों को बताया जाएगा कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है ना। तो देखिए, बिना किसी देरी किए हुए हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो देखेंगे बुआ कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या होता है, प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है ना। तो देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, है ना, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम समूहन में पढ़ेंगे क्या कि यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक निश्चित विभवांतर पर परिपथ में अलग अलग तार से जुड़ता है तो इस समूहन को, तो इस समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं, समांतर क्रम समूहन कहते हैं, है ना। प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या कहते हुआ कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक निश्चित विभवांतर पर जोड़ा जाता है तो ऐसे समूहन को क्या कहते हैं, तो ऐसे समूहन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। ऐसे समूहन को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन कहते हैं। अब समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, समांतर क्रम समूहन से क्या पढ़ना हुआ, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। तो हेडिंग लिखेंगे समांतर क्रम समूहन समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक, है ना। तो समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध के व्यंजक के लिए आप लोगों को सबसे पहले देखना होगा कि दो या दो से अधिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। तो एक परिपथ लेते हैं, इसमें ये बैटरी हो गया, ये बड़ा वाला हो गया पॉजिटिव पोल और छोटा वाला हो जाएगा तो नेगेटिव पोल। एक तरफ पॉजिटिव पोल हो गया और एक तरफ क्या हो जाएगा,
एक तरफ हो जाएगा निगेटिव पोल, एक तरफ क्या हो जाएगा बुआ, निगेटिव पोल हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, एक प्रतिरोध, दो प्रतिरोध जोड़ना है। कैसे, तो समांतर क्रम में। किस तरह जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो एक प्रतिरोध सपोज कीजिए ऐसे, और दूसरा प्रतिरोध इस तरह से। ये R1 है और ये R2 है। ये एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है B। इस दोनों के बीच के विभवांतर को हम मान लेते हैं क्या चीज, V मान लेते हैं। दोनों के बीच के विभवांतर को V मान लिए। और इससे धारा कितना प्रवाहित होता हुआ, तो इससे धारा प्रवाहित होता है I। यहां धारा दो भाग में बढ़ जाता है, इससे I1 और इससे हो जाता है I2 हो जाता है। तो अब हम लोग इसका व्यंजक प्रूफ करेंगे कि समांतर क्रम संवहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होगा। तो पहले आप लोग प्रतिरोध का, ये समांतर क्रम संवहन के लिए फिगर बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं? अब हम लोग देखते हैं समांतर क्रम संवहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। समांतर क्रम संवहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक कैसे, तो मान लेंगे, माना कि R1 तथा R2, माना कि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध एक निश्चित विभवांतर V पर समांतर क्रम में जुड़ा है। समांतर क्रम में जुड़ा है ना, समांतर क्रम में जुड़ा है, जिससे प्रवाहित धारा I1 तथा I2 है। I1 तथा I2 है, जिससे प्रवाहित धारा I1 तथा I2 है। समझ में आया हुआ, जिससे प्रवाहित धारा क्या है, I1 तथा I2 है। तो ओम के नियम से पहला प्रतिरोध के लिए एक बार चलेंगे, एक बार दूसरा प्रतिरोध के लिए चलेंगे। पहला प्रतिरोध के लिए पहले चलेंगे ओम के नियम से, तो I बराबर क्या होगा, V बट्टा R। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R1। और दूसरा प्रतिरोध के लिए चलेंगे तो I2 बराबर, पहला प्रतिरोध के लिए इसमें R2 था तो ये हो जाएगा I2, इसमें R1 था तो ये I1 हो जाएगा। ठीक, तो पहला प्रतिरोध R1 के लिए चलेंगे तो क्या लेंगे, I1 बराबर, I बराबर क्या होता है ओम के नियम से, V बाय R। I बराबर V बाय R, आप लोगों को पढ़ाए थे V बराबर IR। V बराबर क्या पढ़ाए थे ओम के नियम से, IR। तो I बराबर निकालेंगे तो बट्टा में आएगा ना, तो I बराबर हो जाता है V बट्टा R। क्या हो जाएगा बुआ, I बराबर V बट्टा R हो जाएगा। समझ में आ रहा, तो I बराबर V बट्टा R हो गया। I बराबर क्या हो गया, V बट्टा R हो गया। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V तो सबके लिए V है, लेकिन R के पर R1 हो जाएगा। V दोनों के लिए वैनिष्ट है तो सब जगह V रहेगा, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो I1 के लिए R1, I2 के लिए R2। तो I1 बराबर जब लेके चलेंगे तो V बट्टा R1, I2 बराबर जब लेके चलेंगे तो V बट्टा R2 हो जाएगा ना। तो सुनिए क्या करेंगे हम, तो हाँ चलिए, तो क्या करेंगे हम, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होगा, तो ओम के नियम से I1 बराबर V बट्टा R1 समीकरण 1, तथा I2 बराबर V बट्टा R2 समीकरण 2। अब दोनों का धारा को जोड़ करके देखिए, ये I1 और I2 मिलकर के I के बराबर है ना, IN दो भाग में बटा है, तो I क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि I इक्वल टू
I1 प्लस I2। तो I1 का वैल्यू इतना और I2 का वैल्यू इतना पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, I1 का वैल्यू V बट्टा R1, I2 का वैल्यू V बट्टा R2। इसमें V कॉमन आ जाएगा तो I इक्वल टू V कॉमन आएगा 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। अब देखिए ये समीकरण हो गया कितना, तो ये समीकरण हो गया 3, ये समीकरण हो गया 3। अब इसके बाद देखिएगा कि क्या, तो पुनः माना क्या माना पुनः, तो पुनः माना तुल्य प्रतिरोध क्या है, आरपी का है माने, तो आर मतलब प्रतिरोध, पी मतलब पैरेलल, समांतर क्रम में जोड़े हैं, पैरेलल में जोड़े हैं, इसलिए आरपी लिखे। तो आरपी है, क्या है हुआ, आरपी है। तो जब आरपी हो जाएगा तब कुल धारा बराबर क्या, तो कुल विभवांतर बट्टा कुल प्रतिरोध आरपी, ये ना होगा, ये समीकरण हो गया 4। कुल धारा बराबर कुल विभवांतर बट्टा कुल प्रतिरोध ले लिए। अब देखिए समीकरण 3 में भी एलएचएस और समीकरण 4 में भी एलएचएस समान है ना, तो जब एलएचएस समान रहता है तो हम क्या करते हैं, आरएचएस भी समान होता है। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, V बट्टा आरपी बराबर क्या, तो V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। V से V कट गया तो क्या हो गया, 1 बाय आरपी बराबर क्या, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। 1 बाय आरपी इक्वल टू क्या हो गया, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। यही हो गया कौन चीज, तो समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, भली भांति कोई तरह का परेशानी नहीं। अगर परेशानी है तो आपको पूछना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कहाँ क्या परेशानी है ना। अगर एकाग्र होकर देखिएगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमने ओम के नियम का से लेके चला, ओम के नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या होगा, तो आर गुना है तो भाग में जाएगा, तो क्या होगा, आई बराबर V बट्टा आर, है ना। तो आई बराबर V बट्टा आर। जब पहला प्रतिरोध के लिए चल रहे हैं तो I1 बराबर V बट्टा R1, और दूसरा प्रतिरोध के लिए चल रहे हैं तो I2 बराबर V बट्टा R2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या है, तो देखिए यहां ये धारा आई ही ना दो भाग में बता, I1 प्लस I2 में, तो I1 और I2 को जोड़ के बराबर क्या होगा, I, तो लिखे हैं I1 बराबर I बराबर क्या, I1 प्लस I2। अब I1 का मान है V बट्टा R1, I2 का मान है V बट्टा R2, पुट कर दिए, दोनों V कॉमन आ गया, तो I बराबर V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये हुआ समीकरण 3। ये क्या हुआ, समीकरण 3। अब पुनः माने क्या कि तुल्य प्रतिरोध आरपी है, तो I बराबर क्या होगा, V बट्टा आरपी, यानी कुल धारा बराबर कुल विभवांतर बट्टा कुल प्रतिरोध। अब उसके बाद समीकरण 3 तथा 4 से चलेंगे, तो समीकरण 3 में भी एलएचएस और समीकरण 4 में भी एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस भी बराबर होगा, तो V बट्टा आरपी बराबर क्या, तो V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 हो जाएगा। समझ में आया। अब ये बचा क्या, तो 1 बट्टा आरपी, ये बचा क्या, तो 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2। यही हो गया समांतर क्रम समूहन से तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक। उम्मीद करते हैं अब सीख गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। अगला पॉइंट देखते हैं, नोट में क्या देखेंगे, नोट में ध्यान दीजिए, नोट में देखेंगे कि यदि n प्रतिरोध की संख्या रहेगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, R4, R5, R6, इस तरह से बहुत सारा प्रतिरोध रहेगा, तब आपको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा कि बताने के लिए, कौन चीज बताने के लिए, तो उसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा कि लिखेंगे यदि R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, है ना, प्रतिरोध Rn प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में जुड़ा है, जिसका तुल्य प्रतिरोध
जिसका तुल्य प्रतिरोध आरपी है, जिसका तुल्य प्रतिरोध आरपी है, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, 1 क्या Rn, ये हो जाएगा। और जब सब प्रतिरोध का मान बराबर होगा यानी R1 R2 R3 डॉट 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 Rn सब होगा Ra के बराबर, तो सब जगह R हो जाएगा तो N/R लिखाएगा। तो लिखेंगे यदि सभी प्रतिरोध का मान, यदि सभी प्रतिरोध का मान समान हो, क्या हो हुआ समान हो तो क्या हो जाएगा, तो सब R1 R2 R3 Rn को क्या लिखेंगे R लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 प्लस 1 प्लस क्या बार, तो N बार, क्या बार होगा प्लस में N बार। और जब N बार जुड़ेगा तो N/R हो जाएगा, एक बार दो बार तीन बार N बार है तो N बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/RP बराबर N/R। अब RP आपको चाहिए था तो RP बराबर क्या होगा, ये उलट जाएगा तो R/N हो जाएगा, ये हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। क्या समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कब, जब सब प्रतिरोध का मान क्या होगा R ही होगा यानी बराबर होगा। जब सब प्रतिरोध का मान R होगा अर्थात क्या होगा कि सब RA होगा तो RP बराबर R क्या हो जाएगा N हो जाएगा, R क्या हो जाएगा N हो जाएगा। समझ में आया क्या, चलिए तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखाते हैं, देखिए लिख लिए, चलिए अब क्वेश्चन लिखते हैं इस पर। क्वेश्चन यदि 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम तथा फिर समांतर क्रम में जुड़ा है, पहले श्रेणी क्रम फिर समांतर क्रम में जुड़ा है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध के मान का अनुपात ज्ञात करें, का अनुपात ज्ञात करें। सुनिएगा, पहले कहा कि वो है 2 ओम प्रतिरोध का हुआ, अब तब कहा एक है 4 ओम प्रतिरोध का। अब दोनों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा है, अब फिर किसमें जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है। तो कहता है कि दोनों स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना, उस तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा, उस तुल्य प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो समझिए, पहले क्या दिया है, पहला प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम। अब दूसरा प्रतिरोध R2 बराबर कितना ओम, 4 ओम। अब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना, एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम में RS बराबर क्या, तो R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 2 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम, कितना हुआ 6 ओम। ये RS बराबर कितना हो गया, 6 ओम। RS बराबर क्या हो गया, 6 ओम। अब फिर क्या, तो अब ध्यान दीजिए, अब कहा समांतर क्रम में फिर जोड़ने के लिए, पहले श्रेणी क्रम में फिर कहा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो क्या लिखेंगे, तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू 2,
R2 की वैल्यू 4, तो 1/RP इक्वल टू क्या, तो क्या हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 में 2 से भाग लगेगा 2 अब प्लस 1, तो 1/RP इक्वल टू कितना होगा 3/4, क्या होगा 3/4। अब आरपी न आपको चाहिए तो आरपी बराबर क्या, तो 4/3 ओम, 4 कितना हो जाएगा 3 ओम, क्या हो जाएगा 4/3 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया, 4/3 ओम हो जाएगा। अब आरएस निकल गया और आरपी निकल गया, कहा है दोनों का अनुपात बताने ना, तो लिखेंगे क्या, इसलिए RS/RP बराबर, अनुपात मतलब भाग देंगे, बराबर क्या, तो RS का वैल्यू कितना है 6, आरपी की वैल्यू कितना है तो 4/3, 3 उलट के ऊपर चल जाएगा, तो RS/RP बराबर क्या, तो 6 गुना 3/4, 4 से ये 2 से कटेगा, ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया 9/2, अर्थात RS अनुपात RP, RS अनुपात RP कितना, तो 9/2। यानी उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे पहले श्रेणी क्रम में कैसे निकाला जाता है, फिर समांतर क्रम में कैसे निकाला जाता है, और फिर दोनों का अनुपात कहा, तो दोनों का अनुपात मतलब श्रेणी क्रम का ऊपर वैल्यू, समांतर क्रम का नीचे वैल्यू, भाग दे दिए, सॉल्व कर दिए तो अनुपात निकल गया। किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, जल्दी से बनाइए ये न्यूमेरिकल, जल्दी से बनाइए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर आधारित है क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। ये बेकरारी चलिए उतार लिए हम, उम्मीद करते हैं। अगला देखें, चलिए अगला पॉइंट, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है जरा समझिए, क्वेश्चन है ये, सुनिएगा, यदि दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर 16 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर 3 ओम प्राप्त होता है, तो वह प्रतिरोध ज्ञात करें, तो वह प्रतिरोध ज्ञात करें। क्या कहा हुआ, कहा कि अगर दो प्रतिरोध लेते हैं और दोनों प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ना, तो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है 16 ओम। और फिर कह रहा है क्या कि समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हो जाता है 3 ओम। तब कह रहा है कि वो दोनों प्रतिरोध का मान कितना होगा, यानी R1 और R2 का मान पूछ रहा है। R1 और R2 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो 16 ओम हुआ, और जब समांतर क्रम में जोड़ा गया तब 3 ओम हुआ, है ना। तो क्या कहेंगे सुनिए, माना कि वह प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। माना कि वह प्रतिरोध क्रमशः क्या है, R1 तथा R2 है। तो कह रहा है प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से सुनिए, प्रश्न क्या कहता है कि दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो वह क्या होगा, तो 16। श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला बताए थे R1 प्लस R2 बराबर RS, और RS का ही वैल्यू दिया है 16, तो 16 ये समीकरण 1। फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया तो 3 ओम। समांतर क्रम में फॉर्मूला बताए थे 1/R1 प्लस 1/R2, अब बराबर में क्या, तो 1/RP, और RP का वैल्यू दिया गया है कितना, 3। अब देखिए इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, भिन्न के जोड़ करिएगा, क्या हो जाएगा
R1 प्लस R2 बट्टा R1 इंटू R2 है ना। ये दोनों को भिन्न जोड़ कर लिए तो इतना, अब बराबर 1/3 बराबर क्या है 1/3। क्रॉस गुना करिएगा, पहले R1 प्लस R2 का मान समीकरण एक में कितना है 16 है। R1 और R2 का मान कितना है 16 है जोड़ने पर, तो R1 प्लस R2 जब पर हम 16 लिख सकते हैं। तो समीकरण एक से क्या हो जाएगा, इसका मान 16 है, तो 16 अब बट्टा क्या R1 इंटू R2 अब बराबर 1/3। अब क्रॉस गुना कर लीजिएगा, क्रॉस क्या कर लीजिएगा, चलिए इतना रखिए। अब ये क्रॉस जब गुना करिएगा तो कितना आएगा बुआ, तो आ जाएगा कितना, तो R1 इंटू R2 बराबर 16 तिया 48, 16 तिया कितना 48। ये समीकरण हो गया 2। ये समीकरण क्या हो गया बुआ 2 हो गया। अब R1 प्लस R2 16 आया, R1 इंटू R2 48 आया, तो R1 माइनस R2 निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला बीजगणित में आप लोग जानते होंगे, R1 माइनस R2 यानी A माइनस बी को होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 4AB। क्या होता है, A प्लस बी को होल स्क्वायर यानी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर अब माइनस 4AB। तो इसका वैल्यू निकालना, ये स्क्वायर हटेगा इधर रूट, तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर रूट अंडर कितना R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, तो R1 प्लस R2 का वैल्यू है 16, तो यहाँ 16 और कर स्क्वायर माइनस 4 और गुना R1 इंटू R2 का वैल्यू कितना है, तो R1 इंटू R2 का वैल्यू है 48, तो ये क्या हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और माइनस 48 गुना 4 कितना होगा 192। 8 चौके 32, 2 4 चौक 16, 16 और 3 19, हाँ 192 होगा। घटाइएगा तो कितना होगा 64 होगा, घटाइएगा तो 64, 6 में से 2 गया 4, 25 में से 19 गया तो 6 हो गया। तो इतना का रूट कितना होता है, तो 8 लीजिए। इतना का रूट कितना होता है 8, मतलब R1 माइनस R2 बराबर 8 आया। R1 माइनस R2 बराबर कितना आया 8, ये हुआ समीकरण 3। अब समीकरण 1 में और समीकरण 3 को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो R2 से R2 कट जाएगा, R1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये, देखिए बुआ इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सुनिए तो क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा समीकरण 1 प्लस 2 से 1 में 2 को जोड़िएगा, देखिए यहाँ प्लस में R2 है, माइनस में R2 कट जाएगा, R1 प्लस में जुड़ जाएगा तो 2R1 अब बराबर में कितना, तो जोड़ना है तो 16 में 8 जुड़ेगा तो 16 8 कितना होगा 24, 16 8 24, 2 से कटेगा कितना होगा 12, यानी R1 बराबर कितना हो गया 12 ओम। ये आ गया पहला आंसर, ये क्या हो गया पहला आंसर हो गया। अब R1 को मान 12 आ गया, तो R2 को मान निकालने के लिए किसी समीकरण का हेल्प ले लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या R1 का वैल्यू 12 प्लस R2 का वैल्यू कितना, तो निकालना है R2, अब बराबर में कितना है 16 है, ये इधर घट जाएगा तो R2 बराबर क्या, तो 16 माइनस 12 यानी 4 ओम। R2 बराबर कितना ओम, तो 4 ओम। R2 बराबर कितना ओम हुआ, तो R2 बराबर 4 ओम। R1 बराबर 12 ओम और R2 बराबर कितना ओम, तो R2 बराबर 4 ओम। समझ में आ गया, यानी वह दोनों प्रतिरोध कितना हुआ, तो एक 12 ओम हुआ और एक 4 ओम हुआ। किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, और जल्दी से इसको नोट करिए, इसको जल्दी से नोट करिए। ये समांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन
प्रतिरोध का था और उस पर आधारित न्यूमेरिकल था। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? तो सुनिए, सेल के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेल के बारे में। सेल क्या होता है? सेल मतलब क्या होता है? तो सेल मतलब यहां होता है क्या? बैटरी की सबसे छोटी इकाई। तो सेल का परिभाषा क्या देंगे? वह विद्युतीय उपकरण या व्यवस्था जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह विद्युतीय उपकरण या व्यवस्था जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। वह विद्युतीय उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। वह विद्युतीय उपकरण, वह विद्युतीय उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सेल कहलाता है। सेल कहलाता है। वह विद्युतीय उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? बुआ, सेल कहलाता है। समझ आया? अब सेल जब हम पढ़े तो सेल का समूहन पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं बैटरी क्या होता है। यानी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, या बैटरी वह विद्युतीय उपकरण है जिसमें दो या दो से अधिक बैटरियों को सेलों को एक साथ प्रयोग किया जाता है ना। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहेंगे? वह विद्युतीय उपकरण, वह विद्युतीय उपकरण जिसमें सेलों का समूह हो, बैटरी कहलाता है। बैटरी कहलाता है। क्या कहेंगे? वह विद्युतीय उपकरण जिसमें सेलों का समूह हो, वह क्या कहलाता है? बैटरी कहलाता है। समझ आ गया? बैटरी या सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। समझ आ गया? अब देखिए, सेल जो पढ़े तो सेल का कुछ सिंबल होगा, तो क्या लिखेंगे? सेल का संकेत। सेल का संकेत, सिंबल ऑफ सेल। क्या होगा सेल का संकेत? तो इस तरह से होगा। इसमें बड़ा वाला होता है पॉजिटिव और छोटा वाला होता है निगेटिव। परिपथ में इस तरह का फिगर रहेगा, समझ जाइए सेल है। इसमें बड़ा वाला को पॉजिटिव और छोटा वाला को क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। समझ में आया क्या? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं। अब चलिए, अब एक टर्म आता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस। सुनिए, सेल में प्लेटों के बीच जो रासायनिक पदार्थ होता है उसके द्वारा जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल में प्लेटों के बीच प्रयोग की जाने वाली रासायनिक पदार्थ के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल में
सेल में प्लेटों के बीच प्रयोग की जाने वाली रासायनिक पदार्थ के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो सेलों में प्लेटों के बीच प्रयोग की जाने वाली रासायनिक पदार्थ के द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे प्रायः स्मॉल r द्वारा निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। निरूपित करते हैं। इसे प्रायः क्या करते हैं? स्मॉल r द्वारा निरूपित करते हैं। समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें एक टर्म आता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 बात पर निर्भर करता है और इसका चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज उम्मीद करते हैं जितना पढ़ाए हैं सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सभी लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना ही रहेगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सेल के आंतरिक प्रतिरोध का किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके साथ, और उसमें पढ़ाएंगे विद्युत अपघट्य पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। फिर सेल का समूहन पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। चलिए बहुत धन्यवाद।